नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आरपी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के पद भाग का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा अधिनायक। ठीक है, अधिनायक को किसने लिखा है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, उस चैप्टर के माध्यम से हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ना तो है ही है, उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि लेखक के बारे में, जो कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लें। ये जो अधिनायक है, इसके जो कवि हैं वो है हमारे रघुवीर सहाय। जैसे कि आप लोग देख रहे होइएगा रघुवीर सहाय को। कौन सा इस पे कलर ज्यादा ठीक रहेगा तो वही। कौन ठीक है रोहित, ये ठीक है कि ये ठीक है? येलो ही रखा जाए ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो रघुवीर सहाय हैं इस कविता के जो कवि हैं वो। और रघुवीर सहाय का जन्म हुआ है आपका 9 दिसंबर 1929 को। निधन हो गया है 30 दिसंबर 1990 को। जन्म स्थान है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में है। पिता की अगर हम बात करें तो हरदेव सहाय हैं, जो एक शिक्षक थे पेशे से। और भी अधिक जानकारी अगर हम लें इनके बारे में तो हमें मिलेगा क्या, शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए किया है अंग्रेजी से, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किए हैं। फिर विशेष अभिरुचि की बात करें तो संगीत सुनना इनको अच्छा लगता था और फिल्में देखना इनको अच्छा लगता था। गतिविधियां की बात करें तो अपनी और समकालीन कविता के 52 के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए। मतलब अपनी और समकालीन कविता के 52 के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए। समकालीन का मतलब क्या होता है, इनके समय में जो भी घटना विघटना जो भी लोग थे वे सभी समकालीन के ही दृष्टि से उसको देखा जाएगा। जैसे अगर मैं समकालीन के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने बताया होगा। जैसे कि अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ और इस समय जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो सब हमारे समकालीन हैं और मैं उन लोगों का समकालीन हूँ, शिक्षक की बात करें तो अगर मैं और आगे जानकारी लेना चाहूँ इनके बारे में तो थोड़ा सा और हमको मिलेगा कि सम्मान, इनको सम्मानित भी किया गया है लोग भूल गए हैं के लिए। मतलब इन्होंने जो है कि कविता का संग्रह लिखा लोग भूल गए हैं के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। वृत्ति की बात करें तो पत्रकारिता की, मतलब नवजीवन जो लखनऊ से, मतलब नवजीवन एक पत्रकारिता था, पत्र था जिसको संचालन किए। ये कहाँ से निकलता था तो लखनऊ से शुरू हुआ। फिर समाचार विभाग में आ गए, आकाशवाणी में आ गए, नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में काम किए इन्होंने। संवाददाता का मतलब होता है जो मतलब समाचार को प्रसारित करता है, जो समाचार को बोलता है उसे संवाददाता कहते हैं, या संपादित करता है जो न्यूज को। 1979 से 1982 तक के दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली से निकाले, मतलब साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम था दिनमान, उनको भी इन्होंने प्रकाशित किया, नई दिल्ली से प्रकाशित किया। उसके प्रधान संपादक रहे, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी बने थे ये आगे चल करके। थोड़ा सा और जानकारी लिया जाएगा इनके बारे में हम लोग तो देखेंगे कृतियां, मतलब इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या लिखा था। तो कविता लिखा जो दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कहानियां अगर सदियों पर धूप में, ये कहानियां की बात करें तो सदियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, जो जो मतलब निबंध भी है यहाँ, निबंध भी, सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, कब हुए सुखी, वे और नहीं होंगे मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी किया इन्होंने है। संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में इन्होंने राजकमल प्रकाशन किया, नई दिल्ली से प्रकाशित किया इस सबको।
ये सब इनके द्वारा लिखा गया कुछ किताब है, जिसे मतलब जिस तरह मैंने बताया हूबहू किताब में भी मिल जाता है, तो आप किताब से भी इसके मतलब ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग आज चल रहे हैं पढ़ने अधिनायक। ठीक है, अधिनायक जो शायद आज आपके विचारों को कुछ नेता के प्रति लेकर जाएगा आगे। अधिनायक को दोस्तों, अधिनायक का मतलब होता है नेता, जो हमारे नेतृत्व करते हैं, जिनके देख रेख में हमारा देश आगे निकलता है, आगे बढ़ता है, उसे अधिनायक या नेता कहा जाता है। हम लोग इस पर विशेष बात तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आया हूं। मैं ज्यादा राजनीति की बात ना करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हमारे देश में अगर जो भी नेता लोग हैं, चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, अगर वे सभी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करे, निस्वार्थ भाव से काम करे, तभी जा करके हमारा देश तरक्की कर सकता है। तभी जा करके हमारे देश को जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद होने से बचाए जा सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं, जहां से मैं देख रहा हूं और जहां जिस समाज में मैं जी रहा हूं, मुझे अभी तक कोई भी ऐसा नेता नजर नहीं आया जो पूरी ईमानदारी और लगन से काम करता हो। मैं एक ही शब्दों में कह सकता हूं कि नेता जो होते हैं ईमानखोर होते हैं। वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हम बिना कुछ सोचे विचारे किसी भी ऐरे गैरे को हम नेता बना ले रहे हैं। ना उसे बोलने का तरीका है, ना उसे बैठने का तरीका है, ना समाज में जीने का तौर तरीका, कुछ नहीं है। उसे हम लोग पैसा के ले लेकर के नेता बना ले रहे हैं, और उस बर्बादी का सबक हम बनना शुरू कर दे रहे हैं। आज बड़े बड़े देश के जो नेता लोग हैं, उनका गुणगान गाया जा रहा है एकदम कि हाँ ये है नेता, वो है नेता, ये हम प्रधानमंत्री ये कर दिए, मुख्यमंत्री ये कर दिए। सारे के सारे साले चुट्टा हैं, हरामी हैं। ये कुछ काम नहीं करेंगे हमारे और आपके जीवन के लिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगा कि आप सारे विद्यार्थियों को, अगर कोई गार्जियन भी देख रहे हो तो उनको भी चाहूंगा कि कृपया आप अपने वोटों का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। अच्छे लोगों को चुनिए, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि बीजेपी के नाम पर कुत्ता को भी वोट दे देंगे। भाई ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं जहाँ जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जो समाज के लिए जुझारू हो, एकदम जी जान लगाकर काम करता हो, चाहे किसी भी दल का नेता क्यों नहीं हो। खैर छोड़िए दोस्तों, आइए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। अधिनायक। मैं जब भी अधिनायक मतलब नेता के बारे में सोचता हूँ या सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, चाहे वो बड़ा नेता हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो। ठीक है, तो या छोटा नेता हो, हमको मतलब जो नेता ईमानदार है वही मुझे ज्यादा अच्छा लगते हैं। अगर ये सारे नेता ईमानदार है तो फिर हमारे देश में करप्शन क्यों हो रहा है? मतलब इतना ज्यादा जो ये करप्ट मतलब जो लोग बनते जा रहे हैं, घूसखोरी चोरी ये सब जो बढ़ते जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये नेता सोए कहाँ हैं? हम लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और हमारे पैसों का मतलब समझिए कि दुरुपयोग करके वो लोग अपना एकदम एंजॉय कर रहे हैं। देसी में रहना, खाना पीना, अरे क्या कहा जाए और कितना कहा जाए, जो भी कहा जाएगा बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए छोड़िए उन सारे बातों को, आइए देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रगीत के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जन गण मन अधिनायक जय हो, और बहुत जल्द आने वाला है 15 अगस्त, और उसमें बखेड़ा होंगे। मैं इसको बखेड़ा ही कहता हूँ। लोगों को बस 15 अगस्त 26 जनवरी को ही तिरंगा याद आता है, और देश के कुछ गिने चुने जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए, हमको आजाद कराते हुए याद आते हैं। बाकी दिन तो खैर ये कौन होते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे साले ऐसे हरामी नेता हैं, उनको तो जन गण मन याद भी नहीं है, लेकिन वो आज कुछ मूर्ख जनता के जो है कि कारण वो आज ऐश कर रहे हैं, एसी वाले रूम में एसी वाले गाड़ी में घूम रहे हैं, और हम जिसको जिता करके हीरो बना दिए, आज हम जीरो बने हुए हैं। यही सब बात जो है कि इसमें बताया गया है दोस्तों। हालांकि मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, कविता पढ़ाना आसान बात नहीं है, और कविता में जो ये लिख दिया गया है इसका उत्तर केवल जो हम पढ़ा रहे हैं एक्सप्लेन करके केवल इतना ही नहीं है। अगर इसको बढ़िया ढंग से, अगर बहुत अच्छा ढंग से विस्तार करके अगर पढ़ाया जाए तो एक कविता का ये जो ये लाइन, ये 4 गो लाइन को ही समझाने में हमारा शायद 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन नहीं, उतना मतलब हमें नहीं पढ़ाना है, ना उतना आपको पढ़ना है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा काम फिलहाल चल सकता है। कविता का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कविता के एक एक शब्द में बहुत बड़ी लाइन छुपा हुआ रहता है, बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ रहता है। दोस्तों, तो उतना नहीं करना है हमको, मतलब जितना काम है उतना ही लेना है।
देखिए कह रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। सोचिए, यहाँ हम लोग जो कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जन गण मन अधिनायक जय हो, अधिनायक जो नेता लोग हैं उनका जय हो, क्योंकि वो भारत के भाग्य विधाता हैं, वो भारत के भविष्य के निर्माता है। भारत का जो मतलब जो भविष्य है, उज्जवल भविष्य उनके हाथ में है। इन्हें इसीलिए उनका जय हो। बाहर देश, बाहर नेता और बाहरी लोग, आप सोचिए कि हम जिसका राष्ट्रगान में जय जयकार मनाते हैं वो कैसे लोग हैं, उनका क्या जय जयकार मनाना चाहिए? क्या वो जय जयकार मनाने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कैमरा के सामने हूं इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गाली नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो कहीं से किसी के लायक नहीं है। वो सब एक मतलब समझे कि एक पैसा के वैल्यू के लिए नहीं है। चाहे कोई, मैंने कहा ना, छोटा तबका का नेता हो या बड़ा तबका का नेता हो, कोई वैल्यू के लायक नहीं है। एक पैसा उसको वैल्यू देने के लायक नहीं, उसको जूता से मारने के लायक है। वो सब साले वही हैं। तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, मतलब वो राष्ट्रगीत जो हम गाते हैं उसमें कौन है वो जो भारत के भाग्य विधाता है? तो कौन है? अधिनायक है, नेता है। समझिए, अभी भी समय है, जागरूक हो जाइए। फटा सूथना, सूथना का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा। फटा सूथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना एक बालक है, बच्चा है, जो विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है, और राष्ट्रगीत गा रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी है, वहां राष्ट्रगीत गा रहा है, और उसका फटा, उसका सूथना जो है, उसका जो कपड़ा है फटा हुआ है। बताइए हमारे देश के जो भाग्य विधाता कैसे हैं कि एक छोटा सा बालक जो कुछ नहीं समझता, उसके देह पर वस्त्र भी नहीं है। ये है हमारे भारत के भाग्य विधाता। ठीक है। फिर कह रहा है मखमल टमटम बलम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। समझिए, मखमल टमटम बलम तुरही। मखमल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मखमल का कपड़ा होता है जो बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा मुलायम होता है, मलमल का कपड़ा। और ये पहले के जमाने में राजा महाराजा पहनते थे, पहले के जमाने में। क्लियर। टमटम का भी मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, टांगा गाड़ी, जो टांगा होता है ना, टांगा जो घोड़ा उसको खींचता है, उसे टमटम बोलते हैं। बलम का मतलब क्या होता है और तुरही का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों ये जो बलम शब्द देख रहे हैं ना, तो ये बलम शब्द का मतलब होता है, आपने पहले राजा, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति रामायण या महाभारत ये सब अगर कोई देखे होंगे, या तो उसमें देखिएगा राजा महाराजा के अंगरक्षक होते हैं। राजा महाराजा जो लोग होते हैं उनके अंगरक्षक आगे पीछे रहते हैं, और देखिएगा जो उनके अंगों का रक्षा करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, उनको अंगरक्षक कहते हैं। तो जो अंगरक्षक होते हैं ना राजा के आगे पीछे, देखिएगा उनके हाथ में एक मोटा लकड़ी का लट्ठा जैसा होता है, और उसमें एक भाला लगाया रहता है, त्रिशूल जैसा इस तरह रहता है। इस तरह जो है वो भाला रहता है, इसमें लाठी में रहता है, वो हाथ में पकड़े हुए रहता है। इसी को जो है ना, इसी को बलम कहते हैं, उसी को बलम कहते हैं। जो हाथ में अंगरक्षक अपने हाथ में जो भाला लिए हुए रहता है उसको बलम कहा जाता है। वो हाथ में इसलिए लिया गया रहता है ताकि वो राजा को दुश्मनों से सुरक्षा कर सके। तुरही का मतलब क्या होता है इसको समझिए। तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र, जो इस तरह से होता है। ये वाला जो उसका जो फेस होता है वो चौड़ा होता है, और ये वाला जो होता है उसका फेस पतला होता है। ये जो शादी विवाह में बजाया जाता है, जो खुरदुक बाजा जो आता है उसमें शादी विवाह में जो इतना बड़ा होता है और उससे गाना वाना गाया जाता है, उसी को तुरही कहा जाता है। उसका एक छोटा सा नमूना मैं बता सकता हूँ। आजकल के मेला में एक आ रहा है भोपू, जो लड़का सब किन के भों भों बजा रहा है पूरा मेला में घूम घूम के, तो वैसा ही होता है। वो लकड़ी का होता है, काठ का होता है, जिसे तुरही कहा जाता है। अब समझिए, पगड़ी, और वो व्यक्ति पगड़ी बांधे हुआ एकदम ठाट बाट जैसे। छत्र क्या है और चेवर क्या है समझिएगा दोस्तों। पहले के जमाने में, पहले के
जमाने में राजा महाराजा जिस टमटम पे चढ़ते थे ना, उस टमटम के ऊपर छाता के जैसा इस तरह बड़ा सा कमान खूब सोहदार बनाया गया रहता है। वो चीज आजकल आपको देखने में मिलेगा, कहाँ मिल सकता है, एकदम जनरल है। वो मिलेगा आपको बैंड बाजा में। जो पहले टांगा के ऊपर राजा महाराजा जब बैठ के चलते थे, तो जो ऊपर से जो, ताकि उसको धूप ना लगे उस राजा को, इसीलिए उसको एक मतलब जो है कि चंवर बनाया गया, मतलब सॉरी छत्र बनाया गया रहता है, छाता के समान जो होता है वैसा बनाया गया रहता है। ठीक वैसा ही चीज जो आप अभी के बैंड बाजा में देख सकते हैं, जो कुछ लोग उसको हाथ में लेकर के चलते हैं बारात के शोभा बढ़ाने के लिए, उसी को छत्र बोलते हैं। चेवर जो होता है ना, चेवर, जहां पर राजा बैठता है ना सिंहासन पर, गद्दी पर जब बैठता है, तो उसके दाहिने साइड भी और लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, मतलब दोनों तरफ देखिएगा कुछ दासी लोग खड़े रहती हैं। और जिस तरह हम लोग बेना है हाँकते हैं ना बेना, उसी तरह वो लोग बड़ा बड़ा सा इस तरह लेकर के, खड़ा लेकर के इस तरह पंखा की तरह रहता है, उसको डुलाता है, उसी को चंवर बोला जाता है। अब आगे देखिएगा, तोप छुड़ा करके, मतलब तोप में बारूद भर भर के आवाज निकाल निकाल करके, वो कहेला तोप से बारूद, बम तोप में बम बारूद लगा कर क्यों उसको मतलब भड़काया जाता है, उसका रीजन मैं सबका रीजन बता रहा हूँ। तो तोप छुड़ा कर, ढोल बजा कर, ढोल नगाड़े बजा कर, उसी ढोल नगाड़े में ये तुरही बजता है। जय जय कौन कराता है, जय जयकार अपना कौन कराता है। अब लाइन को समझिए दोस्तों, मखमल टम टम बलम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर, जय जय कौन कराता है। तो कौन कराता है? अधिनायक। मतलब कहने का सेंस है कि मखमल का कपड़ा पहन के, मखमल का वस्त्र पहन के, टमटम पर बैठ के, बलम, बलम मतलब बॉडीगार्ड, बलम मतलब बॉडीगार्ड, जो अपने हाथ में क्या लिए हैं, बलम, वही जो मैंने अभी अभी बताया है, ताकि उस राजा का रक्षा किया जा सके। बलम तुरही, साथ में बजाने वाला भी है आदमी, तुरही, पगड़ी, राजा एकदम पगड़ी बांधे हुए है खूब बढ़िया से, जबरदस्त। छत्र, छत्र का मतलब अपनी बताया, ताकि उसको धूप ना लगे, वो ऊपर से उसका छांव देने के लिए। चेवर, वही उस पर टांगा पर भी एकदम, जो है सॉरी टांगा पर कह रहे हैं, जहां वो बैठेगा अपना आसन ग्रहण करेगा, वहां हिलाने के लिए है बेना, दो आदमी उधर और इधर के साथ। तोप छुड़ा कर, मतलब तोप में से बारूद भर भर के उसको आवाज देना है, लोगों को जानकारी देना, सूचना देना है। ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, तो कौन कराता है? अधिनायक कराता है। मतलब इस संदेश दे रहा है कि जब कोई नेता जीत करके आता है ना, तो जीत के खुशी में ढोल नगाड़े बाजे के साथ, सेना के साथ लौटता है ढोल बजाते हुए। तो जीतता तो वो है, तो वो तो खुश है, ये तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो वो दलालवा नाचता है सब, वो कौना खुशी में नाचता है, ये बात समझ में नहीं आता है। ओकरा कांति को खुशी हुआ है। अब तो वो तो जो जीत गया, वो तो अब हो गया, वो राज भोगेगा। और जो चाटुकार है, तालवा चाटने वाला, उसका उसका क्या होता है? उसका तो वही दासा होगा जो होना है। तो कौन कराता है ये सब? मखमल का कपड़ा कौन पहनेगा? तो जो नेता है, जीता है वो। टमटम पर कौन बैठेगा? नेता। बलम, सैनिक कौन चलेगा? अंगरक्षक तो नेता के। तुरही, ये सब गाना गाजे बाजे जो बज रहा है, किसके स्वागत के लिए? तो नेता के स्वागत के लिए बज रहा है। हमारे आम जनता खुश है, झूम रहा है कि हाँ हमारा दल जीत गया, हमारा पार्टी जीत गया। अरे तो पार्टी ना जीता, तू क्या किया? आगे देखो, अभी और देखिए, पूरब पश्चिम से आते नंगे बूचे नर कंकाल। मतलब ये क्या कह रहा है समझिएगा दोस्तों। पूरब पश्चिम से, मतलब यहाँ पूरब पश्चिम बस दो गो नाम दिया, लेकिन लेखक जो है, कवि जो है, यहाँ दिशा का बोध करा रहे हैं कि चारों ओर से, चारों दिशाओं से। सही है, ये है बड़ा कोनो नेता आ जाए हमारे क्षेत्र में, तो लोगों का जो हुजूम हम देखते हैं ना, हम एकदम दंग रह जाते हैं कि बताइए, सारा काम धंधा छोड़ के और नेता के चक्कर में ही पड़ा है। सारा काम धंधा छोड़ के, ना जो ना कोनो कोनो को चिन्ह रहा है, ना कुछ ना कहता, मार लोग इधर गच है कि हमारे नेता साहब आए हैं, ये हैं, कार्य कुछ नहीं है, मूर्ख है, और इसी में निपट के मर जाओगे, चुतिए हो, सुधर जाओ अभी हो।
तो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। सुनिए है, नंगे बूचे नर कंकाल। तो नर कंकाल कौन है? हम हैं। हम कमाते कमाते हमारे देह का हाड़ जो मांस है सब गायब हो रहा है। हम कमा कमा के इधर मर रहे हैं। हमारे पैसा पर लोग, नेता लोग ऐश कर रहे हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। एगो वही नहीं, उसका पूरा खानदान तर जाता है। हम इधर खूब मेहनत कर करके कमा रहे हैं, खून पसीना कमा रहे हैं बहा करके। उस सब का काम है बस फरमान जारी कर देना कि हाँ चलो अब नमक का दाम 5 रुपए से 50 रुपए हो गया, मरचा 50 रुपए से 150 रुपए को आप कीनते रहो। उसको तो सब फ्री में मिल रहा है। आज के डेट में भारत में नेता बन जाना का मतलब भगवान बन जाना। समझिए कि वो इच्छा पूर्ति उसका भगवान हो गया, वो जो चाह देगा ना उसको मिल जाएगा। ऐसा नेता का पावर हो चुका है हमारे देश में। और ये सारा का सारा कमी है आम जनता का। हम अपने नौकर को सलाह हम अपना मालिक बना करके समझ करके बैठे हुए हैं कि वो हमारा मालिक है, वो हमारा गुलाम है। उसको उसको नीचे बैठाओ, वो हमारा मालिक नहीं है, मालिक तो हम है। तो जो हमारे वोट से वो जीतता है और अपने जिंदगी को एकदम नेता छोड़िए यार, यहाँ आइए, हटाओ। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। भाई जो देखो न, पूरा पश्चिम चारों दिशा से लोग आ रहे हैं, कैसे? तो नंगे बूचे, एकदम नंगे। कैसे दिख रहे हैं? नर कंकाल, एकदम नर कंकाल की तरह दिख रहे हैं। देह पर मतलब मांस भी नहीं है। काम करते करते एकदम दुबले पतले हो गए हैं। पैर में चप्पल तक भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं ढंग से नहीं है बॉडी पे। और बस जय जयकार मनाना है कि हाँ हमारा पार्टी जीत गया, हमारा पार्टी जीत गया। अरे जीत नहीं गया, फिर तुम हार गया। तुम फिर 5 साल के लिए बर्बाद हो गया। तुम जीता नहीं, तू हार गया, फिर हार गया। सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? तो अधिनायक लगाता है। बताइए, दिन रात मेहनत करके मर मर के काम करते हैं, उस सिंहासन पर बैठ के बस एक छोटा सा तमगा लगा दिया, जय जय है, ये नेता है। फिर उसके बाद वो अपने मस्ती में डूबा हुआ है। कौन कौन है वह जन गण मन? मतलब वो जन गण मन कौन कौन है? अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन, जिसका बाजा रोज बजाता है। लाइन समझिएगा, कौन कौन है वह जन गण मन? अधिनायक। मतलब वो कौन है, वो कौन कौन है जन गण मन अधिनायक? वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से जो लोग हैं जो अधिनायक हैं? वह महाबली कौन है? डरा हुआ मन, और मन जो है डरा हुआ है नेताओं के डर से, डरा हुआ मन, बेमन बिना मन से, जिसका बाजा रोज बजाता है। मतलब वो अधिनायक कौन है और वो जनगण मन कौन है? जन गण मन उस अधिनायक के डर से, बिना मन से, मन नहीं है फिर भी बिना मन से बाजा रोज बजाता है, इस डर से कि शायद अगर हम बाजा ना बजा, मतलब उसका गुणगान ना करे, उसके मतलब जो है कि उसके ख्यात मतलब उसके करनी का हम प्रचार प्रसार ना करे, तो शायद हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है। हर वक्त में हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकता है। इस डर के कारण बिना मन से बाजा कौन बजाता है? तो कौन बजाता है? हम और आप बजाते हैं। अब बजवाता कौन है? तो अधिनायक बजवाता है, नेता बजवाता है। बताइए, एक मामूली सा व्यक्ति जिसका कोई औकात नहीं है आम जनता के सामने, बस एक बार नेता बनने की देरी है, वो हमारा भगवान बन जाता है। और हम ही में से कुछ चाटुकार, तलवा चाट कर जीने वाले लोग उसका गुणगान करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे दूसरे बातों को आप, जो मैंने नेताओं के बारे में कहा, उसको ज्यादा दिमाग से नहीं लीजिएगा। मैंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कम से कम अपने वोटों का सही यूटिलाइज कीजिएगा, अच्छे लोगों को चुनिए, जाति धर्म मजहब को ना देखिए, अच्छे लोगों को चुनिए। हालांकि इस देश में जाति धर्म मजहब की बात ना करे तब तक राजनीति सफल ही नहीं हो सकता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि जाति मजहब के नाम पर यहाँ इलेक्शन होता है और फिर से हम उसी गर्त में समा जाते हैं जिस गर्त से कभी उबरने की कोशिश हम लोग ना करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। मैं फिर से बता दूं, एक मैसेज दे दूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे चैप्टर का नोट्स मेरे पास है। जिन किसी विद्यार्थी को नोट्स चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।